नमस्कार दोस्तों, आरबीएससी बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। आज का जो क्लास है राजस्थान हिस्ट्री के बारे में, ये राजस्थान की किसी भी एग्ज़ाम जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री पूछी जाती है उसके लिए उपयोगी है। और आप किसी भी गाइड से पढ़ते हो तो आपको लगता होगा कई बार कि यार क्वेश्चन कहाँ से आ गया, लेकिन राजस्थान बोर्ड्स की किताबें आपको पढ़नी चाहिए। चाहे पुरानी कुछ भी एग्ज़ाम, लास्ट में कोई भी एग्ज़ाम हुई हो, उसका पेपर उठाकर आप देख सकते हो कि राजस्थान बोर्ड्स की जो बुक्स है कितनी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारे राजस्थान बोर्ड की क्लास 9th की किताब राजस्थान का इतिहास एक परिचय का पहला चैप्टर हम करेंगे आज। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें राजस्थान के बारे में बेसिक जानकारी दी गई है कि राजस्थान के प्राचीन नाम क्या कहते हैं, किस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था। तो वही चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे अभी। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है कि सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। तो हमारा पहला पॉइंट यही हो गया कि सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था। उसके बाद कर्नल जेम्स टोड, जिसने एक किताब लिखी थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसमें 1829 में उसने इस प्रदेश का नाम राजस्थान या राजस्थान रखा था। और फिर पता है हमें कि राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, तो 30 मार्च 1949 को इसका नाम राजस्थान रख दिया गया था। अब इसके बाद राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नाम जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी आया है, जैसे मरु, धनवय, जांगल है, मत्स्य, सूरसेन आदि। तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं हम कि मरु और धनवय जो है उसका अर्थ होता है जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए, जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए। तो ये वाला इलाका आप देख रहे हो इधर वाला, इसके लिए आप मरु क्षेत्र यूज करता है, धनवे भी बोलते थे इसको। जांगल शब्द का प्रयोग है जहाँ पर समी, केर, पीलू आदि होते थे, जिससे बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र है वो जांगल देश कहलाता था। और यहाँ के जो राजा होते हैं वो जांगलधर कहलाते थे। मत्स्य क्षेत्र है जिसका उल्लेख महाभारत में भी हुआ है एक राज्य के रूप में। वह क्षेत्र कौन सा था? हमारा जो जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर का ये इलाका था, ये मत्स्य के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी विराटनगर, जो बेराट के नाम से भी जानते हैं हम। और इसके अलावा धौलपुर, करौली और भरतपुर का कुछ इलाका ये सूरसेन राज्य में भी सम्मिलित था, जिसका महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। अब कुछ जो दक्षिण राजस्थान में कुछ भाग है, जैसे माई नदी के पास का प्रतापगढ़ का जो भूभाग है उसको कांठल बोलते हैं। कांठल मतलब ये माई के किनारे पर स्थित है, इसलिए इसको कांठल बोलते हैं। प्रतापगढ़ का आसपास का इलाका कांठल कहलाता है। दूसरा है जो 56 का मैदान पड़ते हैं, वही 56 का मैदान वो है जिसमें 56 गाँव का समूह है। वहाँ पर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र वो 56 का मैदान कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको 56 का मैदान हो गया। और एक वर्ड आता है इसमें ऊपरमाल, वो है बैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया। बैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में हो गया और बिजोलिया बिलौड़ा में आपका, तो उसके बीच का जो पठारी क्षेत्र है उसको बोलते हैं ऊपरमाल। और उदयपुर के आसपास का क्षेत्र को बोलते हैं गिरवा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी काफ़ी पहाड़ियाँ हैं, इसलिए गिरवा बोला जाता है ये। और जैसलमेर क्षेत्र जो मांड कहते थे इसको, मांड। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ कहलाता था, इसमें बांगड़ लिखा है लेकिन वो वागड़ है, बांगड़ बोलते हैं शेखावटी के क्षेत्र को, जिसमें अपनी प्राचीन नदियाँ बहती थी, कांतली नदी, गग्गर का इधर वाला, इसको बोलते हैं बागड़। और डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र कहलाता है वागड़। तो ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती कहलाता है। सीकर, झुंझुनू, चूरू का क्षेत्र शेखावटी क्षेत्र कहलाता है। तो ये प्राचीन नाम हो गए। तो प्राचीन नाम को हम थोड़ा सा मैप पर देख लेते हैं कि कौन सा क्षेत्र कहाँ था। जैसे ये आपका मैप हो गया, ये जो जोधपुर क्षेत्र, जैसे मैं इधर का क्षेत्र बोल गया, इसको बोलते हैं मरु दानव क्षेत्र हो गया। ये वाला क्षेत्र हो गया मरु क्षेत्र हो गया। और बीकानेर, नागौर का क्षेत्र हो गया, इसको जांगल बोलते थे, जांगल वाला क्षेत्र हो गया ये इधर वाला। मत्स्य क्षेत्र हो गया आपका अलवर, भरतपुर, ये मत्स्य क्षेत्र हो गया। प्रतापगढ़ का जो भूभाग है उसको बोलते हैं कांठल, ये इधर प्रतापगढ़ वाला हो गया। यहीं पे उसके पास में बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में 56 का मैदान हो गया। कोटा, बूंदी, ये इधर हाड़ौती लिखा गया, आप जानते हैं हाड़ौती वाला क्षेत्र हो गया। और सीकर, चूरू, झुंझुनू ये क्षेत्र जो है आपका शेखावटी क्षेत्र हो गया। तो ये इस क्षेत्र के प्राचीनतम नाम है जो आपको याद रखना है। उसके बाद हम इतिहास का काल विभाजन थोड़ा देख लेते हैं। दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इतिहास के काल विभाजन को हम 3 भागों में बांटते हैं इतिहास को, प्राक ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक।
तो प्राग ऐतिहासिक इतिहास की उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था। मतलब प्राग ऐतिहासिक काल वो है जिसका हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। आदि ऐतिहासिक काल उसको बोलते हैं जहाँ पर लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध था किंतु हमें उस लिपि को पढ़ नहीं सके। जैसे सिंधु सभ्यता हो गई, अपनी सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, वो आधे ऐतिहासिक युग में आएगी क्योंकि यहाँ पर लिपि तो उपलब्ध थी लेकिन उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल उस युग को बोलते हैं जहाँ पर हम लिखित साक्ष्य हैं और आराम से उसको हम पढ़ सकते हैं। तो समझ में आ गया कि इतिहास को हम 3 भागों में कैसे बांट रहे हैं, प्राग ऐतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। तो ये आपको याद रखना है, प्राग, ठीक है। तो प्राग की अब इसको मतलब वैसे विभाजन करें तो प्राग की बोलते हैं सृष्टि का आरंभ से लेकर हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक को ये प्राग हो गया। और आधे ऐतिहासिक काल हो गया हड़प्पा से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। और इसके बाद ऐतिहासिक युग की शुरुआत हो जाती है तो वर्तमान तक जारी है। तो ये आपको याद रखना है। तो अब हम देखते हैं कि राजस्थान में प्राग ऐतिहासिक में कौन कौन से यहाँ पर जगह है, कुछ अवशेष मिले हैं, कौन से ऐतिहासिक काल के मिले हैं हमारे पास, ये थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल है उसको हम अलग अलग काल विभाजन करते हैं। जिसको हम जैसे पाषाण काल के विभाजन करते हैं तो उसको पाषाण काल को 3 भागों में आते हैं, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो हम देखते हैं कि पूर्व पाषाण काल में राजस्थान के कौन कौन सी जगह से हमें क्या कुछ प्राप्त हुआ है ये पढ़ लेते हैं। पूर्व पाषाण काल में राजस्थान का, हम केवल राजस्थान का देखेंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, आप इसमें देखना, सबसे पहले जयपुर और जो इंद्रगढ़ का एरिया है उसके आसपास से खोज की थी यहाँ पर 1870 ईस्वी में C.A. हैकट ने। और पाषाणकालीन हस्त कुठार मिले यहाँ से, हैंडेक्स जो हमें मिली है कहाँ से, जयपुर और इंद्रगढ़ से 1870 में हैकट ने खोज की थी यहाँ से, ठीक है। उसके बाद सेटनगार ने झालावाड़ में खोज की थी, सेटनगार का नाम याद रखना, सेटनगार, ठीक है। ये हो गया आपका सेटनगार जिसने झालावाड़ में खोज की थी। तीसरा नाम इसमें आता है आपके लिए जो जालोर में कौन था, आलचिन का, ये आपका नाम याद रखना, जालोर और आलचिन याद रखना है। तो राजस्थान में हम देख लिया कि 3 चीज़ें, आपको 3 नाम याद रखना है। एक तो C.A. हैकट का जिसने जयपुर और इंद्रगढ़ से खोज की थी, कुछ पाषाणकालीन उपकरण मिलेंगे, हमें पता है कि हम पूर्व पाषाण काल पढ़ रहे हैं तो पत्थर के उपकरण हमें मिलेंगे। फिर इसी प्रकार से हमें मिला था यहाँ पर झालावाड़ से जिसमें सेटनगार का नाम याद रखना है और जालोर से आलचिन का नाम याद रखना है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया इसमें पूर्व पाषाण काल। फिर हम आते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल मतलब इसमें भी पत्थर के उपकरण मिलते थे, लेकिन जो भी उपकरण यहाँ पर मिले हैं वो काफ़ी छोटे उपकरण मिले, हल्के हैं, इसलिए इसके मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। माइक्रोलिथ मतलब छोटे उपकरण है, छोटे उपकरण बोलते हैं इनको, छोटे उपकरण। ये कहाँ मिले राजस्थान में, देखें कि कौन सी जगह से हमें मिले हैं। तो इसमें याद रखना आपकी लूणी और उसकी सहायक नदियाँ, चित्तौड़ की बेडच नदी घाटी और विराटनगर से हमें मध्य पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और फिर नव पाषाण काल हमें कहाँ से मिलते हैं, राजस्थान में स्रोत इसके, तो ये आपको याद रखना है। सबसे इसमें प्रमुख नाम जो है इसमें बागौर का, ये भीलवाड़ा का बागौर और तिलवाड़ा बाड़मेर, ये आपके नव पाषाण काल के स्रोत है। तो ये आपको 2 नाम इसमें याद रखना है नव पाषाण काल में, बागौर और तिलवाड़ा बाड़मेर, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया पाषाण काल में 3 का दिन कर लिया हमें, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब हम पढ़ेंगे धातु काल में हम सबसे पहले जिस धातु की खोज की थी मानव ने वो थी तांबा के बाद कांसा, युजवा, फिर लोहा, इस प्रकार से हम इसका अध्ययन करेंगे इस बार। तो धातु काल के बारे में हमें जानकारी लेते हैं कि राजस्थान में ताम्र और ताम्र कांस्य संस्कृति कहाँ से मिली। तो उसमें देखो नाम आते हैं कुछ, गणेश्वर, सिक्कर का नाम याद रखना है आपको, कालीबंगा, हनुमानगढ़, गिलून, राजसमंद है, आहाड़, उदयपुर है, पिंड पांडलिया, चित्तौड़ है, कुरड़ा, नागौर है, साबणिया, पुगल, बीकानेर। तो हमें क्या इनका जो संस्कृति दी गई उनका नाम और जगह का नाम ये याद रखना है। कहीं पूछा जाता है कि पिंड पांडलिया कहाँ की थी, चित्तौड़ की है, कुरड़ा नागौर के लिए है, तो ये हमें आपको याद रखना है। लोहा काल की बात करें तो, लोहा काल कब आया था, तांबा और कांस्य युग के बाद लोहे का ज्ञान हुआ था।
तो लोहे काल में राजस्थान की 4 प्रमुख जगह का नाम याद रखना है आपको। लोहे काल में आपको बता देता हूँ, देखो लोहे काल के लिए सबसे पहले आपका भरतपुर, जोधपुरा जयपुर, सोनारी झुंझुनू और रेंड टोंक, ये 4 है। देखो सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कौन सी लोहकालीन स्थल है, तो आपको नाम याद रखना है 4 आपको, नोह भरतपुर, जोधपुरा जयपुर, सोनारी झुंझुनू, टोंक, रेड जो है, ठीक है। इसमें जो आपका रैंड है टोंक वाला, उसको तो मतलब इतने लोह सामग्री मिली है वहाँ से कि हम इसको प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर भी कहते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है, रैंड को कहा जाता है, ठीक है। तो ये लोह काल हुआ। और इसके बाद 600 ईस्वी के आसपास में पता है कि हम ऐतिहासिक काल में अब आ चुके हैं। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी, जिसमें हम कालीबंगा की बात करेंगे, आहड़ की बात करेंगे, गिलोंड की बात करेंगे, बालाथल की बात करेंगे, गणेश्वर की बात करेंगे, ठीक है। नमस्कार, ठीक है दोस्तों।